सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 1.2 अर्थात इकाई 1 के पाठ 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसे डॉक्टर श्री राम परिहार ने लिखा है। प्रिय बच्चों, हम पूर्व के वीडियो में डॉक्टर श्री राम परिहार के संक्षिप्त जीवन परिचय को हमने पढ़ लिया है। आज हम पाठ शुरू करते हैं नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो नर्मदा एक नदी का नाम है। आप में से कई लोगों ने इस नदी को देखा भी होगा और अमरकंटक के भी बारे में आप लोग जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने अमरकंटक की भी यात्रा की होगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ ही है। तो यदि आप नहीं गए हैं तो वहाँ पर आप जाकर इसकी जो खूबसूरती है उसे आप देख सकते हैं। तो नर्मदा, जो कि एक नदी का नाम है, इसे प्राचीन में रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा कि यह जो नदी है, यह तीसरी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम अमरकंटक से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा नदी पर लगभग 30 बांधों का निर्माण किया गया है। तो इन 30 बांधों में से जो प्रमुख हैं, जो कि बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, उनका नाम है सरदार सरोवर और महेश्वर बांध परियोजनाएं। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य, अर्थात इन बांध परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह एक स्मारक है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अमरकंटक के बारे में जानेंगे कि भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेंड्रा के निकट स्थित है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। नर्मदा और सोन नदियों का यह उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ एक कुंड से और सोन नदी का उद्गम पर्वत शिखर से है। यहाँ पर कई सारी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से दर्शनीय स्थल है वो नर्मदा कुंड है। यहाँ नर्मदा के उद्गम पर पवित्र मंदिर है, जहाँ तीर्थयात्रियों की हमेशा लंबी कतारें लगी रहती हैं। दूसरा है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम होता है। भृगु कमंडल, ये यहाँ एक प्राचीन कमंडल है जो हमेशा पानी से भरा रहता है, जिसका नाम भृगु कमंडल रखा गया है। भृगु एक ऋषि थे, प्राचीन ऋषि मुनि थे, जिनका कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में काफ़ी उल्लेख हुआ है। धूनी पानी, यहाँ घने जंगल में गर्म पानी का स्रोत है। दुग्धधारा, यह 50 फीट ऊंचा प्रपात है जो दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम दुग्धधारा रखा गया है। नर्मदा नदी, जिसे कि प्राचीन काल में रेवा के नाम से इसका प्राचीन नाम है रेवा, आप ध्यान रखिएगा, के नाम से जाना जाता है। एक हमारे
पवित्र नदियों में से एक नदी है। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। हम आगे पाठ पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हमने श्री राम परिहार का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसे आप ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। तो यहाँ पर 2 दिन का आयोजन था और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर लेखक को अमरकंटक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो इसे इन्होंने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। आगे पढ़ते हैं। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे। मेघ अर्थात बादल, घिर घिर कर झरना अर्थात वे कभी काले बादल छा जाते थे और उससे उनसे बारिश हो रही थी। प्रकृति नहा रही थी, अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति जो है बारिश के पानी से वैसे लग रही थी मानो कि वो नहा रही है। वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। आम्रवन अर्थात आम के बगीचे, कोकिल अर्थात कोयल, जो कोयल की आवाज़ से वो पूरा वातावरण क्या लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छोह की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। चैतन्य अर्थात प्रकृति, साक्षात्कार अर्थात प्रकृति से रूबरू होना। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ को खोजना है कि अर्थात इस पृथ्वी पर हमारा जो जन्म हुआ है, तो हम यदि इस पृथ्वी पर आए हैं तो यहाँ पर हमारा व्यक्तित्व क्या है, तो उस अर्थ को खोजने के बराबर है। लेखक ने आगे लिखा है, हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रकृति विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। तो लेखक यहाँ पेंड्रा रोड पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है, और वहीं उनके मित्र मिल जाते हैं जो कि उदयपुर विश्वविद्यालय के राजस्थान के प्रकृति विभाग के एक प्राध्यापक थे, जो कि इसी आयोजन में जहाँ की लेखक जा रहे थे वे भी वहाँ मिल जाते हैं और दोनों अमरकंटक के लिए रवाना हो जाते हैं। आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। बादल सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बतरस से आरण्यावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा मानवीकरण यहाँ पर किया हुआ है। मानवीकरण अलंकार हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि प्रकृति को एक मनुष्य के रूप में या फिर एक जीवित प्राणी के रूप में दर्शाया जाना। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा मेकल की श्रेणियाँ किसे कहा जाता है। मेकल की श्रेणियाँ विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह, अर्थात जहाँ पर दोनों जुड़ते हैं, और इसे मेकल कहा जाता है। मेकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है, अर्थात जो मेकल पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं उसकी दाईं भुजा विंध्याचल पर्वत कहलाती हैं और बाईं सतपुड़ा पर्वत कहलाती हैं।
इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा ननादित और प्रवाहित है। ननादित अर्थात आवाज़ करती हुई जाना या फिर कलकल करती ध्वनि को नानादित कहते हैं। प्रवाहित हैं। विंध्या और सतपुड़ा से बनी अंजूरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। जब लेखक आगे आते हैं तो उन्हें रजत धार अर्थात रजत का अर्थ होता है चांदी अर्थात चांदी के समान धारा वाली आकाश से झर रही है ऐसा उन्हें दिखाई पड़ता है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है अर्थात चारों ओर हरियाली ही हरियाली भरी हुई हैं। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धुआं चौकड़ी मची है। बादल आसमान ही बरस रहा है और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी हैं। यह धारा सोन की हैं अर्थात जो कि रजत धार आकाश से जो झरते हुए दिखाई दे रहे थे वो कौन थे? सोन नदी थी। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। अर्थात जब आप शहडोल या फिर जबलपुर डिंडोरी के मार्ग से यदि अमरकंटक आएंगे तो इस सोन नदी की मनोरम दृश्य को आप देख सकते हैं। सोन नद है अर्थात नदी स्त्रीलिंग है और नद पुल्लिंग है। तो सोन को एक नद कहा जाता है जो कि पुल्लिंग है और नर्मदा है नदी अर्थात स्त्रीलिंग। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। अर्थात जो सोन नदी है वह पूरब की ओर बहती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी बाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है जो कि एक प्रमुख सहायक नदी है और नर्मदा नदी है वह पश्चिम में बहकर अरब सागर में मिलती है और सोन नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो इसे जो लेखक ने कहा है कि उन्हें जलांजलि या फिर उन्हें जल का आर्घ्य देने के समान उन्होंने बताया है। दोनों ही दिशा में और दिशा में इसके आसपास की ज़मीन नम होती है। दोनों ही दशा में और दिशा में इनके आसपास की ज़मीन नम होती है। अर्थात जो अमरकंटक से निकलकर दो नदियां हैं सोन और नर्मदा, इनसे जो आसपास जो नदी हैं नदी के किनारे जो ज़मीन है वो क्या होती हैं? नम होती हैं। अर्थात उनके पानी से वे हमेशा उनमें पानी की मात्रा बनी रहती है। यह ज़मीन का गीलापन कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। अर्थात इनसे कई लोग जो उनके किनारे जो बसे हुए हैं उन्हें पानी मिलता है। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुँचे। सोन की यह झार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। आँख सराय के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है, वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। सोन आँखों से ओझल हो जाता है। बारिश रुक गई है
अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। रक्ताभ अर्थात रक्त के समान रंग, तो उसे रक्ताभ कहा जाता है। निगाह छोटी सी बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है, लिखा है नर्मदा। इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान हैं, मंदिर हैं, संतों के आश्रम हैं, कार्यालय हैं, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद्व जीवन है। टोकरियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं। नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभाले हुए हैं। अमर के कंठ से निकलती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जलकुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणीय हैं, अर्थात जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, जो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वो 11 कोणीय कुंड हैं, अर्थात उसके 11 कोने हैं। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझौले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5 से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिल धारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। शमन करना अर्थात उन्हें दूर करना। तो नर्मदा नदी में डुबकी लगाकर, अर्थात उसके कुंड में डुबकी लगाकर, ऐसी मान्यता है कि जो भी बुरे कर्म इंसान ने किया है वे सभी धुल जाते हैं या पाप से मुक्त हो जाते हैं। मंदिरों में पूजन अर्चन, आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा आसमुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मण में शोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। तो यहाँ पर सोन नदी के लिए कहा गया है कि यहाँ पे किंवदंती बनी हुई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो नर्मदा अर्थात रेवा पश्चिम की ओर क्यों बहती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है शोण और नर्मदा की प्रणय कथा। प्रणय अर्थात उनके विवाह की बात हुए रहती है नर्मदा और सोन नद के बीच। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला की दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। तो किंवदंती के अनुसार
नर्मदा नदी और सोन के प्रणय अर्थात विवाह की बात चल रही थी। और जो नर्मदा ने कभी सोनभद्र को नहीं देखा था, वे अपनी दासी जुहिला को देखने के लिए भेज देती है और उन्हें आभूषण और अपने कपड़े देकर भेजती हैं। और जुहिला जैसी ही सोनभद्र के पास जाती हैं, वे उसके रूप को देखकर, उसके शक्तिशाली मजबूत इरादों को देखकर वो उस पर आकर्षित हो जाती है और स्वयं को नर्मदा बताकर वह उनसे जो सोन नद को वो वरण कर लेती है, उसे अपना लेती है। सोन को भी नहीं पता होता है कि नर्मदा है या फिर यह जुहिला है। तो इस तरह कहा जाता है कि नर्मदा इसी गुस्से के कारण पश्चिम की ओर बह चलती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है, पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। नर्मदा की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह निकलती है। तो इस तरह से यह एक किंवदंती है कि दोनों अमरकंटक से दोनों नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी पूरब की ओर। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। आम्र और सरय के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुल बकावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुल बकावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थयात्रियों की आंखों में गुल बकावली का अर्क डालकर आँखों की उमस दूर करते हैं, दृष्टि का धुंधल का छांटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय गुल बकावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। यह प्रसंग मानवीय विदर्भ लिए हुए है। लोक ने नदियों को कहीं मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है, परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता रहा होगा। वह जल धारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली गई होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वनस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आया। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा में अनादि काल से, प्रलय काल से जल जीवन निःसृत हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से
धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है। पहले नहीं था। कुछ से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि लेखक जब अमरकंटक की यात्रा पर आ रहे थे तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि कोई रजतधार आसमान से गिर रहा है। तो जो प्रपात है सोन नदी का पहला प्रपात यही था। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रमा वासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भीड़े में से निकलती है। बड़ा हुआ यहाँ आया तो ऐसा कुछ नहीं। बांस के भीड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी है। लगता है यहाँ तब आम दरख्त नहीं रही होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस के भीड़े यहाँ रहे होंगे। उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भीड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्राकृतिक स्थितियों के बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो, जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। नर्मदा जीवन उत्स का चरम और अमर फल है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती हैं। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है, उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ से ही नर्मदा का जल खंबात की खाड़ी तक दूधी माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध धारा के निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। तो आपने सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म में नर्मदा परिक्रमा करने को भी एक पुण्य लाभ के समान देखा जाता है। तो नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत होती है यही दूध धारा से ही नर्मदा परिक्रमा होती है, अर्थात एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक वापस वहीं आ जाना। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है, मनुष्य गतिमय है। लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज बालकों को जा रहा है।
अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। तो बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि कोरबा में है, तो अमरकंटक से ही एल्यूमिनियम जो है को खोदकर इन पहाड़ों से निकाला जा रहा है, जिससे कि जो उसकी खूबसूरती है, जो प्राकृतिक जो सुरम्य वातावरण है, वो यहाँ पर वो कम होता जा रहा है। इसलिए कवि ने लेखक ने ऐसा कहा है, अमरकंठी नर्मदा का वह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी तक चला आया है। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। वर्षा सुबह से ही थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया। एकदम घना धुआं सा तैरने लगा। नरम और आर्द्र रुपहले बादलों की चादर ने समूचे वन, पर्वत और सबको ढक लिया। बादल हमारे पास आ गए हैं, बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए हैं। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में ना आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। हम कमरों में, दालानों में होते हुए भी बादलों के समंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ। घनश्याम हमारे पास थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं। सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। उसकी अंजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था। तो ये पाठ था। इनमें कुछ कठिन शब्दों के यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। इनके अलावा जो कठिन शब्द होंगे उसे आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजिएगा, तो उसका उत्तर आप सभी को मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, ये जो पाठ है मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम अगले जो वीडियो होगी उसमें उनके प्रश्न उत्तर जो प्रश्न अभ्यास हैं उन्हें हम देखेंगे। और यदि आप लिख सकते हैं, यदि समझने के बाद, पाठ को पढ़ने के बाद में, तो इनका उत्तर भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में आप ज़रूर लिखिएगा। तो पाठ से प्रश्न है, विंध्या और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। तो इसे लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है, इसका उत्तर आप लिखिएगा। वनवासियों का जीवन कैसा है, अर्थात जो वनवासी हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, वे किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, वे कौन सा, उनकी जीविका का साधन क्या है, उनके बारे में आप उत्तर में लिखिएगा। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। निम्नांकित आशय स्पष्ट कीजिए। का दूर से दृष्टि पड़ती है कि रजतधार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है, एक तरफ अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है, ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमा चौकड़ी मची है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भ में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। तो इनका आशय स्पष्ट करना है।
नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई। तो वनवासी स्त्री ने इस बात को क्यों कहा, उसका उत्तर लिखिएगा पाठ को पढ़कर समझकर। टिप्पणी लिखना है, सोनमुड़ा क्या है, आम्रकुट क्या है, मैकल और माइकी बगिया। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। हम अगले वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।